हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 27 जनवरी 2020 है और आज हम बात करेंगे 27 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं। लगभग एक महीने के बाद मैं फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं। इस बीच में मैंने कुछ क्लासेस भी ली थी एमपीपीएससी के लिए। उसमें भी आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि करंट अफेयर्स कब से आएगा, और भी जो क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के लगातार कमेंट्स हमें मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद एक संस्थान प्रमुख के रूप में बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ गई थी। बहुत सारी चीज़ों को मुझे लगातार करते रहना पड़ रहा था और ऐसे में अति व्यस्तता हो गई थी और उसके कारण आपका ये करंट अफेयर लगातार डिले हो रहा था। लेकिन चूंकि अब वो सारी चीज़ें पटरी पर आ गई हैं तो फिर से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे पता है आप नाराज़ हैं और काफ़ी सारे कमेंट्स भी मुझे इसके बारे में मिलने वाले हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन आप लोग भरोसा रखें, हम कोशिश करेंगे लगातार आपको अच्छा कंटेंट देते रहें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे नोट्स और कोर्सेज़ की। एमपीपीएससी 2020 के लिए आप हिंदी माध्यम के लिए या अंग्रेजी माध्यम में, दोनों माध्यम के लिए नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 1299 में हिंदी मीडियम के लिए, 1399 में इंग्लिश मीडियम के लिए। इसके साथ ये 499 की टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। इनमें से कोई भी कोर्स आप लेते हैं तो, या इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज अकेले भी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप का रिप्लाई हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लगातार कॉल आ रहे हैं, इस वजह से आपके कॉल अटेंड नहीं किए जाते हैं, तो परेशान ना हो। व्हाट्सअप के रिप्लाई हम करवा रहे हैं रेगुलर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हम सब कोई चाहते हैं हमारे जीवन में अच्छे दिन आए, हम लगातार अच्छा करें। लेकिन इस अच्छे दिनों के लिए जो हमारे जीवन में हम प्राप्त करना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अपने बुरे दिनों में जब आप मेहनत करेंगे तो लाइफ में अच्छे दिन जरूर आएंगे। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्न की। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ भारत पर्व 2021 कब तक आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा, भारत पर्व 2021 ये मनाया जाता है और ये आयोजित किया जाएगा 31 जनवरी तक, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब क्या है ये भारत पर्व और क्यों मनाया जाता है ये जान लीजिए। तो भारत पर्व 2021 नई दिल्ली में ऐतिहासिक जो लाल किला मैदान है वहां पर शुरू हुआ है। गणतंत्र दिवस समारोह के उल्लास के साथ, यानी गणतंत्र दिवस मनाया गया और उसके साथ ही भारत पर्व 2021 शुरू हो गया। और ये भारत पर्व 2021 31 जनवरी तक चलेगा। इस आयोजन का जो उद्देश्य होता है, देशभक्ति की जो भावना है उसको जागरूक करना और देश की जो हमारी समृद्ध संस्कृति है, जो अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक विविधता है, उसको प्रदर्शित किया जाना। 2016 से इसका आयोजन किया जाता है। और कौन करता है? तो याद रखिएगा, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय इस पर्व का आयोजन करता है। ये भी पूछा जा सकता है कि नोडल एजेंसी कौन है, यानी इसको आयोजन करता कौन है? तो पर्यटन मंत्रालय। इसमें होता क्या है, जो भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके इसमें मंडप लगते हैं, उनके पंडाल लगते हैं। वो अपने अपने पर्यटन स्थलों, वहाँ के व्यंजनों, वहाँ के हस्तशिल्प, इन प्रकार की विशेषताओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है भारत पर्व के दौरान। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है और काफ़ी सारे लोगों को पद्म पुरस्कार, करीब 100 से ज़्यादा लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो शिंजो आबे को पद्म विभूषण दिया गया, ये बिल्कुल सम्मिलित है। रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया, ये भी सम्मिलित है। एसपी बालासुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मिला, ये भी सम्मिलित है। लेकिन जो सुमित्रा महाजन, भारत की इससे पहले जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थी, इनको पद्म विभूषण नहीं मिला बल्कि पद्म भूषण मिला है। तो यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कोई है तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से नीचे पद्म भूषण और सबसे नीचे पद्मश्री, यानी कि जिसका जितना छोटा नाम, पद्मश्री छोटा नाम है तो सबसे नीचे, पद्म भूषण उससे थोड़ा बड़ा नाम है तो उससे ऊपर, पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा नाम है तो पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार है। और भारत रत्न तो सबसे बड़ा पुरस्कार है ही, नागरिक सम्मानों की बात कर रहे हैं तो इसे सम्मानित किया जाएगा। इनमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, मूर्तिकार सुदर्शन साहू हैं, इस्लामिक विद्वान रहे हैं बहुयुद्दीन खान और गायक रहे हैं स्वर्गीय एसपी बालासुब्रमण्यम। इन सब का इसमें जो है, इनको इनसे सम्मानित किया गया है। 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। इसमें शामिल है लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जानी मानी पार्श्व गायिका के एस चित्रा, वरिष्ठ कन्नड़ कवि
चंद्रशेखर कंबारा और सेवानिवृत्त लोक सेवक नृपेंद्र मिश्रा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केशुभाई पटेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। असम के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई, इनका भी निधन हो गया था। और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसमें शामिल है समाज सेविका सिंधु ताई सपकल, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रूक और ग्रीक इंडोलॉजिस्ट निकोलस कजानस, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें। इससे अलावा जो पद्मश्री है उससे ही गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, भारतीय मूल के स्पेनिश नागरिक के जेसूट पृष्ठ और स्वर्गीय लेखक फादर वालिस, इनको भी पद्मश्री से अलंकृत किया जाएगा। मृदुला सिन्हा, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। सभी की इनमें से मृत्यु हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भारत में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है और इसका नाम है यूनियन बजट मोबाइल ऐप, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार की जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, निर्मला सीतारमण, उन्होंने केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने से पहले यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस मोबाइल ऐप को बजट से संबंधित दस्तावेजों की परेशानियों से मुक्त पहुंच के लिए, यानी कि बजट से संबंधित जो दस्तावेज होते हैं उन तक कई बार पहुंचने में या उनको प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और पहली बार ये बजट पूरी तरह से कागज रहित होगा, पेपरलेस होगा और ये ऐप द्विभाषी ऐप यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। और इसको तैयार किया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC ने, आर्थिक मामलों का जो विभाग है उसके मार्गदर्शन में इस ऐप को विकसित किया गया है। संविधान की अगर हम बात की जाए तो संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। साधारण बोलचाल की भाषा में हम बजट को बजट बोल देते हैं, जबकि उसका सही नाम वार्षिक वित्तीय विवरण है। ये आप याद रखेंगे। और ये अब 1 फरवरी को कब प्रस्तुत किया जाता है? 1 फरवरी को। पहले रेल बजट और जो सामान्य बजट होता था वो अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब पूरा बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि किस राष्ट्रीय दिवस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटर ID कार्ड की सुविधा शुरू की गई। जैसे ई आधार कार्ड अब आप जारी प्राप्त कर सकते थे, उसी प्रकार से ई वोटर ID कार्ड भी अब आप प्राप्त कर पाएंगे। और ये शुरू की गई है 25 जनवरी यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो भारत निर्वाचन आयोग है या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसका गठन हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है। और देश भर में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो ID कार्ड, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में वोटर ID कार्ड बोलते हैं, उसकी सुविधा शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक यानी ई वोटर ID कार्ड आप जारी प्राप्त कर सकते हैं। और वोटर ID कार्ड का ई वर्जन मोबाइल फ़ोन या पर्सनल कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। और ये डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा EPIC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स फोटो आइडेंटिटी ऐप। और ये डाउनलोड करने के बाद आप डिजिटल वोटर ID कार्ड बना सकते हैं। तो EPIC करके जो है राष्ट्रीय मतदाता पहचान पत्र का एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि DRDO ने ओडिशा में एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और वायुसेना के लिए ये मिसाइल का नाम है आकाश, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO है, उसने ओडिशा में एकीकृत परीक्षण रेंज है, यहाँ से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये जो मिसाइल है ये सतह से हवा में मार करने वाली उन्नत श्रेणी का मिसाइल है और इसका इस्तेमाल वायुसेना करती है। और ऐसे हवाई खतरों से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कई बार रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। तो इसका इस्तेमाल रडार की पकड़ में ना आने वाले हवाई खतरों से, जैसे मिसाइल वगैरह कोई हो गई, बहुत सारी आजकल मिसाइल बन गई हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आती, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रक्षेपास्त्र विमान को 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट कर सकता है किसी विमान को। इसमें लड़ाकू जेट विमान शामिल है, क्रूज मिसाइल शामिल है और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई जो लक्ष्य होते हैं उनको भी बेअसर करने की क्षमता है। यानी कि लड़ाकू जेट विमान, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब को अपना लक्ष्य बना सकती है।
बात करेंगे डीआरडीओ की, जिसने इसको विकसित किया है। तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष है इसके जी सतीश रेड्डी और मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। आगे बढ़ेंगे, बात छठवें प्रश्न की होगी कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है ये बनाया है स्पेस एक्स ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। ये एक अमेरिकी निजी कंपनी है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो एलन मस्क की है अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स, इसने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित किए और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उससे पहले यह विश्व रिकॉर्ड भारत के पास था। भारत ने फरवरी 2017 में 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे और भारत का जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसने ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है एलन मस्क की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने। इसने क्या किया है, 143 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। इनमें कई सारे व्यावसायिक, कुछ सरकारी क्यूबसेट और माइक्रोसेट उपग्रह शामिल है। इसके अलावा 10 स्टारलिंक उपग्रह भी शामिल हैं। ये स्टारलिंक उपग्रह क्या, याद रखिएगा, स्टारलिंक एक स्पेस एक्स की परियोजना है जिसके अंदर दुनिया भर में दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट सुविधा, हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ये प्रदान की जाएगी। और 2021 के मध्य तक या 2021 के अंत तक इसको भारत में भी शुरू करने का प्लान है स्पेस एक्स का। तो ये आपको याद रखना है, दुनिया के किसी भी कोने में आप वायरलेस इंटरनेट इसके द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे सातवें प्रश्न की कि गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो ये बनी है भावना कांत, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 72वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार महिला सेना अधिकारी ने परेड का नेतृत्व किया। जो भारत की वायुसेना विंग है, वायुसेना विंग का इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये आपको याद रखना है। और भावना कांत वो अधिकारी बनी है। 2016 में अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ भावना कांत पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी, आपको याद रखना है। 2016 में अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कांत, ये तीनों महिला फाइटर पायलट बनी थी और ये देश की पहली महिला फाइटर पायलट्स में से एक है। 9 मार्च 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत को नारी शक्ति से भी सम्मानित किया था। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास एम्फीमैक्स 21, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेना के जो तीनों अंग है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तो इसने युद्धाभ्यास एम्फीमैक्स 21 इसका आयोजन किया। और इस अभ्यास में नौसेना के जहाज, जमीन, हवा और पानी तीनों का जो युद्ध में प्रवीण सैनिक हैं उन्होंने, और वायुसेना के अलग अलग विमानों ने इसमें भागीदारी की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए कवच युद्धाभ्यास भी इसी के भाग के यानी एम्फीफैक्स के अंतर्गत ही कवच युद्धाभ्यास भी किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय 700 करोड़ की लागत से कहां स्थापित किया जाएगा। तो इसको स्थापित किया जाना है मेरठ में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में सरधना करके जगह है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। 700 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाना है। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसमें स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021 के आलेख को अनुमोदित कर दिया गया है, यानी इसको मंजूरी दे दी गई है। और विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स संबंधित विषयों में सैद्धांतिक यानी थ्योरी और प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल पेपर्स, विषय ज्ञान के आधार पर इसमें काफ़ी सारी डिग्रीज दी जाएंगी। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। राजधानी यहाँ की लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ये भी सबसे ज़्यादा हैं किसी भी राज्य में। विधानसभा की 403, ये भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। और विधान परिषद में 100 सीटें हैं और ये भी सबसे अधिक सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है। उसके अलावा नेशनल चब्बल अभ्यारण्य जो कुछ एमपी में भी पड़ता है और यूपी में भी पड़ता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। इसके अलावा प्रमुख बांधों में रेहंद बांध है जो कि रेहंद नदी पर है, माता टीला बांध है जो कि बेतवा नदी पर, और जिरगो बांध है जो कि जिरगो नदी पर है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि किस प्रदेश सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया है। और पंख योजना को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
क्या है ये योजना, इसकी जानकारी ले लीजिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर, राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया जाता है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखनी है 24 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। तो इसके उपलक्ष्य में पंख योजना को लॉन्च किया गया है और इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भारत सरकार की कार्यक्रम है, अभियान है, उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और पंख अंग्रेजी के PANKH अंग्रेजी शब्दों से बना है। इसमें P का मतलब है प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण, A फॉर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, N फॉर न्यूट्रिशन यानी कि पोषण और K फॉर नॉलेज यानी कि ज्ञान और H फॉर हेल्थ एंड हाइजीन यानी कि स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो इस प्रकार से महिलाओं का जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है और उस उद्देश्य है बेटियां जो है उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास इसमें किया जाए। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ये देख लीजिए भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। राजधानी यहाँ की भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी की सरकार है। यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी यही है। मध्य प्रदेश का प्रभार इनके पास में है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में कान्हा किशोर नेशनल पार्क है, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, ये नेशनल पार्क यहाँ पर है। प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध है और गांधी सागर बांध है, ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे अब हम आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस देश के प्रधानमंत्री 72वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन थे और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।